वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा शॉर्ट 2 है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक सिंबल से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर हम लोग चार्ज पढ़ चुके हैं, करंट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सारे टर्म्स कंप्लीट कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल। तो आगे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है सर्किट बनाने को यूज करने के दे दिया जाता है, तो वहां पर रिप्रेजेंट करना रहता है ये कौन सा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर इस तरीके से अगर बना हुआ है तो ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है निगेटिव टर्मिनल। इसको हम क्या बोलते हैं सेल। अगर नंबर ऑफ सेल को एक साथ हम जोड़ देते, ये हो गया पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो अगर नंबर ऑफ सेल एक साथ ऐसे अटैच हो गए तो ये होती है हमारी बैटरी। ठीक है, तो मतलब सेल मिलकर के बैटरी का फॉर्मेशन करती है। ये हमारे क्या है, ये हमारा कनेक्टिंग वायर है। वायर को कनेक्ट करने के लिए एक सिंपल लाइन खींचते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिंग वायर। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लो एक वायर बनाओ, दूसरा वायर आके यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अ ज्वाइंट वायर। क्या बोलेंगे, अ ज्वाइंट वायर। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक वायर ऐसे पास और दूसरा वायर इसके ऊपर इस तरीके से पास हो रहा है, मतलब ये इसको टच नहीं कर रहा है। अब वायर पास विदाउट क्रॉसिंग, मतलब वायर पास हो रहे हैं बिना क्रॉस किए हुए, विदाउट क्रॉस। ठीक है, समझ जाएंगे इसको हम लोग, वायर पास हो रहे बिना क्रॉस किए। ये किसका सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। किसका है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो अगला कैसा है, इस तरीके से रेजिस्टेंस बना हुआ। यहाँ पर देखो अगर ऐसा रहेगा तो इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अगर इस तरीके से बन गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर बोलेंगे इसको हम लोग रियोस्टैट। ठीक है, दोनों ही टर्म बिल्कुल भी सही है। अच्छा, कई बार क्या होता है एक और टर्म इसी बना होता है रियोस्टैट के लिए, तो ये भी कभी कंफ्यूज नहीं हो अगर कभी ऐसा बना हुआ। ठीक है, इस तरीके से और लाइन इस तरीके से अगर पास हो रही तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए फॉर क्या होता है, एप्पल नहीं एमीटर। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, एमीटर होगा। यहाँ पर देखो प्लस माइनस सिंबल में लगा हुआ है, हम एमीटर पढ़ा के रखे हैं कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर वी क्या होगा, वी फॉर यहाँ पर हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या हो गया, वोल्ट मीटर। किस लिए यूज करते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा यूज होता है और ये हमेशा पैरेलली कनेक्ट होते हैं। सारे पॉइंट्स हम याद दिलाते चल रहे हैं। जी की बात करें, जी हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर। क्या है ये, गैल्वेनोमीटर है। किस लिए यूज करते हैं, देखो एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है कि हाँ इतना करंट यहाँ पर आ रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, वो बताएगा हाँ यहाँ पर करंट है, लेकिन वो मेजर नहीं करेगा कितना करंट है। ठीक है, उसको मेजर करने का कौन काम करता है, वो एमीटर का काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कैसा सर्किट है, ये हमारी ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन स्विच बोलते हैं इसको हम लोग, ओपन स्विच बोलते हैं। इसको बोलो या फिर इसको बोलो, दोनों बात एक है। अगर यहाँ पे डॉट लगा देंगे तो ये कैसा हो गया, क्लोज स्विच। क्या हो गया हमारा, ये क्लोज्ड स्विच हो गया। और ये हमारा क्या है, ये हमारा बल्ब का सिंबल है। पहले हम लोग ऐसे बनाते थे, मॉडर्न फॉर्म में चाहे तो ऐसे बना सकते हो, दोनों ही तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो कि हम लोग किसी भी सर्किट अगर बना रहे हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी सर्किट अगर हम बनाते हैं और वहां पर चेकआउट करते हैं किस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को थोड़ा बहुत जोड़ते हैं तो कैसी सर्किट रेडी हो सकती है। ठीक है, सिंपल सर्किट कराएंगे, वहां पे एमीटर और वोल्टमीटर का यूज करेंगे और एक बैटरी लगा देंगे जिसमें वहां पे स्विच भी रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो देखते हैं बना के कैसे बनेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जब भी बनाएंगे तो वहां पर हम लोग मैक्सिमम केस में बैटरी का यूज करेंगे। ठीक है, और एक रजिस्टर भी चाहो तो लगा सकते हैं जो कि करंट को रोकेगा। ठीक है, रजिस्टर का काम ही होता है करंट को रोकना, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सर्किट कैसे बनेगी, इस तरीके से बना देते हैं। हो गया हमारा कनेक्टिंग वायर और यहां से लगा देते हैं कंपोनेंट। मान लो ये हमारा क्या हो गया, बैटरी। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स अटैच हो गई, ये होगी हमारी बैटरी। अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर कोई अप्लायंस लगा दो या फिर बल्ब ही लगा देते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई अप्लायंस और है, अब बल्ब भी लगा देते, दोनों चीज कर देते हैं। यहाँ पर एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, मान लो मुझे मेजर करना हुआ कि कितना करंट जा रहा है, एमीटर यहाँ नहीं स्टार्टिंग में लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दोनों सीरीज में होंगे ना, सीरीज में लगाना चाहे जहां पर लगाएं। ये एमीटर, इधर से करंट आएगा, एमीटर आगे यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगा दिया बल्ब, इस तरीके से बल्ब। ठीक है, और इसको ला करके यहाँ पर जोड़ दिया। तो मुझे बताओ वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, वोल्ट मीटर कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाया जाए। क्यों, क्योंकि हमने बताया था वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं और एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और वोल्ट मीटर को इसके पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से है। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज वी होगा और यहाँ से करंट एक आई निकलता हुआ आएगा
आई यहाँ पे करंट जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका ये निगेटिव टर्मिनल है। तो करंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर के वापस करंट आई यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर, क्या हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एमीटर है, ये हो गया हमारा एमीटर है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ये क्या है, बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए बल्ब लगा दिया हो। तो इस तरीके से अगर आप सर्किट बनाते हैं, ये हो गया हमारा कनेक्टिंग वायर। ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग वायर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वायर को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग वायर। चाहो तो यहाँ हम बोल सकते हैं अजॉइंट वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक वायर ऐसे गया है, एक वायर ऊपर से गया है वोल्ट मीटर के लिए, तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग अजॉइंट वायर, ठीक है। इस तरीके से करंट क्या होगा, मूव करेगा, फर्दर करंट ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये वोल्ट मीटर का, और ये निगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का अगर सर्किट ना हो तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओम्स लॉ समझते हैं। ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट है तो जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट के अलोंग, वो पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग या फिर क्या है, वी के अलोंग क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। कब होगी ये कंडीशन, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं ओम्स लॉ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लास 12 में भी इससे मुलाकात होगी आप लोग से। तो यहाँ पर क्या होगा, किसका रिलेशन आता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है, ठीक है। और वो रिलेशन क्या आता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जो करंट होगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर क्या पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब कंडीशन होगी ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कब होगा ये, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, उस समय ये केस देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट पर ही ये चीज फॉलो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट पोर्शन हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आता है, जिसको हम बोलते हैं आर। क्या आता है, देखो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आता है आर, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस हमने बताया था अभी, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, obstacle in the path of electric current, ठीक है। ये होता हमारा रेजिस्टेंस। एक तरीके से ऑब्स्टिकल है, कहने का मतलब जहां पर रेजिस्टेंस होगा वहां पर करंट का फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वो करंट के फ्लो को रोक देगा। यहां से रिलेशन अगर हम निकालते हैं तो हमारा रिलेशन आता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। क्या आता है रिलेशन, V इक्वल्स टू आई इंटू आर आता है। चाहो तो यहां से हम लोग अलग कर सकते हैं, आई को आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, V बाई आर। और यहां से अगर आर को अलग करेंगे तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, V बाई आई। ये तीन रिलेशन याद रखो, इसी से आया है, एक ही याद रखो बस, V इक्वल्स टू आई आर। यहां से बन जाएगा अपने आप रिलेशन, I इक्वल्स टू V बाई आर, R इक्वल्स टू V बाई आई, ठीक है। ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। रेजिस्टेंस समझ में आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा अभी हम लोग आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशन के बारे में और अच्छे समझ लेते हैं। हमने क्या बोला, I इक्वल्स टू V अपॉन आर, मीन्स जो हमारा करंट है वो करंट डायरेक्टली पोस्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। अगर कहने का मतलब, अगर हमने करंट को डबल कर दिया, क्या कर दिया, अगर हमने करंट को डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। क्या बोला हमने, अगर हमने करंट को डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, V भी डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम कहते हैं इसको हमने हाफ कर दिया, ठीक है, तो PD भी क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से ये हाफ करेंगे ये हाफ हो जाएगा, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन बन करके आता है, ठीक है। इसी का रिलेशन आता है रेजिस्टेंस और करंट। तो रेजिस्टेंस और करंट जो होते हैं वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। कैसे, इनवर्सली, देखो यहां से देखने को मिल रहा है, ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अगर इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर, तो अगर हम लोग करंट को हाफ कर देते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस को अगर हम लोग हाफ कर देते हैं, रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो जो हमारा करंट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। क्यों, अब जरा इसका रीजन समझते हैं ध्यान से, कि जैसे मान लो अगर रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। हमने रेजिस्टेंस को ही आधा कर दिया तो करंट तो डबल हो जाएगा ना, क्योंकि अब करंट रुक नहीं रहा है, वो सीधे फ्लो कर रहा है। और जब करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, करंट डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, अब देखो रेजिस्टेंस मतलब हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो करंट उस समय हाफ हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। करंट का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और करंट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग आपसे बात करें कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस नहीं, करंट, अगर करंट और वोल्टेज को हम ज्यादा करते हैं तो रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो किसी भी सब्सटेंस के लिए फिक्स रहेगा ना। मान लो सिल्वर उसका कुछ और रेजिस्टेंस होगा, कॉपर उसका कुछ और रेजिस्टेंस होगा, एल्यूमिनियम उसका कुछ और रेजिस्टेंस होगा। वो करंट और पोटेंशियल पर तो वेरिएट ही नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा,
थोड़ा समझते हैं हम लोग अलग से, फिर उसके बाद और डिटेल में भी समझेंगे इसको। वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर किस पे, मटेरियल का, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कब करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, किसपे, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर, किसपे, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यही रीजन है हमने यहां पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा था, जिससे ये बात क्लियर हो जाए कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कब होगा, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तब ये केस फॉलो होगा, ठीक है। इसलिए किस पर डिपेंड करता है, ये लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर, नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ओम्स लॉ को थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग क्लियरली समझते हैं, ये चीज समझ में आ गया। यहां याद क्या रखना है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा पॉइंट, करंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन होकर समझते हैं। हमने अभी इसका सिंबल बताया था, ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है वो पहले देखते हैं, और एसआई यूनिट के बारे में भी बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से बनता है, ऐसे, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एसआई यूनिट की बात करते हैं, कैसा होगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका होगा ओम, ठीक है, क्या होगा, ओम होगा। इसको चाहो तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, कैसे, इस तरीके से करो, गोला करो, ऐसे स्ट्रेट लाइन कर दो, ओम हो गया। और क्या बोल सकते, देखो आर इक्वल हमने बताया था V बाई आई बोल सकते हैं, ठीक है, आर इक्वल टू V बाई आई, और V क्या होता है हमारा, वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर भी क्या होता है हमारा, ओम के इक्वल होता है। चाहो तो ओम बोलो, ठीक है, वो भी सही है। एसआई यूनिट में मोस्ट कॉमन ओम ही यूज किया जाता है। अगर नहीं बोलना ओम तो हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, VA माइनस 1, क्योंकि करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, V का हो गया वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं। और रेजिस्टेंस करता क्या है, ऑब्स्टिकल होता है इलेक्ट्रिक करंट के पाथ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी में आता है हमारा VI ग्राफ, ठीक है। VI ग्राफ भी समझ लेते इस समय, ग्राफ पे अब हम लोग आ चुके हैं, VI ग्राफ। तो V हमने क्या कहा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर कहें I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो VI का ग्राफ जो बनता है वो क्या देगा, VI का ग्राफ रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस इस तरीके से बनता है, ये स्लोप जो होता है ये किसको शो करता है, रेजिस्टेंस को शो करता है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस का ये कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये क्या शो करेगा, रेजिस्टेंस, कब, क्या कंडीशन होती है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका ग्राफ भी याद रखना है, रेजिस्टेंस ग्राफ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं R, जो कि ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट के पाथ पे। अब हम लोग रेजिस्टेंस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा ओम्स लॉ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास जहां पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है, और वोल्टेज वहां पे सप्लाई हो रहा है 220 वोल्ट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे कह रहा है करंट क्या होगा, I पूछा गया क्या होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ओम्स लॉ लगाने के लिए क्या करेंगे, V इक्वल क्या रखेंगे, I इंटू R कर देंगे। तो I इक्वल कितना हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, ठीक है। V हमारा कितना दिया गया, 220 हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो गया 20, 0 से 0 गया, यहाँ से कट के कितना आ गया, ये 11 आ गया। 11 क्या आ जाएगा, एम्पियर। मतलब इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करके बता सकते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें कंडक्टर और इंसुलेटर के फॉर्म में तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। खैर हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कंडक्टर वो होता है जो कंडक्टिविटी करता है, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पर करंट पास होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, उसमें वो फ्री फॉर्म में नहीं होते, इसलिए वो कंडक्शन नहीं करते हैं। तो इनका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्म अलग अलग होगा, किसी के लिए ज्यादा होगा किसी के लिए कम होगा, तो उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर कंडक्टर की, ठीक है, तो कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, आर की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। आर की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर बहुत ही लो होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो कर पाएगा। अभी हमने क्या बताया था, करंट का रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है, करंट का और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा अच्छे से करंट फ्लो करेगा, और कंडक्टर में करंट बहुत अच्छा फ्लो करता है, इसलिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, माइनस में भी होती है, ठीक, ऐसी होती है, माइनस में होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करें, माइनस में बहुत लो होगी, इतना समझना, क्योंकि रेजिस्टिविटी हम लोग बात करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे किस तरीके से ये माइनस में होती है, और रेजिस्टेंस कहेंगे तो बहुत ही कम होगा, ये लिखना है, ठीक है। हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर के अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होगा। क्यों, देखो जब रेजिस्टेंस हमारा हाई होगा तो करंट क्या होगा, वो तो फ्लो ही नहीं करेगा। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर दो तो करंट तो फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही होता है करंट को रोकना। तो रेजिस्टेंस जब हम लोग बढ़ा देंगे यहाँ पर तो करंट क्या हो जाएगा, वो बहुत डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कंडक्टर और इंसुलेटर, दोनों में वेरिएशन होता है। एक होता है हमारा सेमी कंडक्टर, तो इन दोनों के बीच में जो पड़ता है उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो टर्म आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेमी
सेमी कंडक्टर, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो याद रखना है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया हमने, V इक्वल टू आई आर का यूज करके, और कंडक्टर में क्या होता है रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि यहाँ पर अब रेजिस्टिविटी का इंट्रोडक्शन होने वाला है। किसका? रेजिस्टिविटी का, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है, R इक्वल्स टू V बाई आई। तो आपने अभी बताया भी था साइड में लिख करके कौन कौन से फैक्टर थे, वही फैक्टर हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे। पहला फैक्टर हमारा कौन सा था? लेंथ का था, ठीक है। सबके बारे में एक एक करके डिस्कस भी कर लेते हैं। लेंथ है, एरिया है, नेचर ऑफ द मटेरियल है और टेम्परेचर है, ठीक है। सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेंथ की, ठीक है। एक एक करके डिस्कस भी करते चलेंगे जिससे हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब जितना ही लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मींस अगर हमारा लेंथ बढ़ जाएगा वायर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा वहां पर। इसलिए याद रखना छोटा वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, करंट और अच्छे से वहां पर फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या बोला हमने अभी, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? अगर हम लोग वायर की लेंथ को बढ़ा देंगे, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा फैक्टर हमारा लेंथ एरिया को लेकर के है। क्या है हमारे पास? एरिया को लेकर के फैक्टर है। एरिया के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा? इनवर्स रिलेशन। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। अगर हम लोग एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? वो डिक्रीज कर जाएगा। एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब एरिया बढ़ाने या कम करने का मतलब क्या हुआ? अगर हम सर्कुलर वायर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, मीन्स, ठीक है। अगर हमारा जो वायर है अगर बहुत मोटा हुआ, ठीक है, मतलब एरिया ज्यादा हुआ उसका, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? वो कम हो जाएगा, ठीक है। एरिया अगर ज्यादा हुआ, वायर अगर हमारा मोटा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर वायर हमारा बहुत पतला है, ठीक है, एरिया उसका कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो छोटा तार मोटा तार बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ कम होगी और थिकनेस ज्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से समझना है। थर्ड होता है हमारा नेचर ऑफ द मटीरियल। थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटीरियल, मतलब कि जो हम लोग ले रहे रेजिस्टेंस वो किसका है? एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है इसकी बात करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। फर्दर डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पर, इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को आगे पढ़ना भी है अभी। तो टेम्परेचर की बात करें हम लोग, तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर, अगर हम लोग रेजिस्टेंस टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। मींस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। किसके लिए? फॉर द मेटल्स। मेटल की बात करें ना हम लोग, यहाँ पर मेटल्स के साथ ये फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन सा फैक्टर हो गया? लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर, ठीक है। आप सभी फैक्टर्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। सभी फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो यहां पर रेजिस्टिविटी का टर्म आता है, ठीक है। कंबाइन कर दो, सबको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। कंबाइन करने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक तरफ कर दो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए हो जाएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का L के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमने अभी बताया था, अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लगा रहे हैं तो यहाँ पर इसको रिमूव करने पर एक कांस्टेंट टर्म आता है। इसके पहले देखो V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I था, तो यहाँ पे R आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आता है रो। क्या आता है? रो, जिसको हम बुलाते हैं, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेपर में अगर अलग से रेजिस्टिविटी आता है तो आप लोग को इस तरीके से चाहो तो डेरिवेशन में कर सकते हो। इस तरीके से लिखना है, फिर इस तरीके से लिखना है, दोनों को कंबाइन कर देना है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मूला क्या बन के आएगा? R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस फॉर्मूला रो के फॉर्म में। तो अगर हम लोग रो को अलग कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल। क्या हो गया? रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल। अच्छा, यहां से एक पॉइंट तो दिमाग में आ ही रहा होगा कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, ठीक है।
इन सब में से एरिया पे नहीं डिपेंड करता, ना ही लेंथ पर डिपेंड करता है। हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी। कॉपर की कुछ और रेजिस्टिविटी है, ठीक है, नाइक्रोम वायर कुछ और रेजिस्टिविटी है, सिल्वर वायर कुछ और रेजिस्टिविटी है, सबकी अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, बॉडी का रेजिस्टेंस भी, मटेरियल का रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट वहां पर फ्लो क्या होगा, करंट फ्लो कम हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर बॉडी का या मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा इसका मतलब, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहो तो लिख सकते हैं इस तरीके से, इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या आ गया हमारे यहाँ पर, ओम मीटर। क्या हो गया ये, ओम मीटर हो गया। एसआई यूनिट किसकी हो गई, एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए, जो भी करने वाले हैं। अगर हम बात करें कंडक्टर की, ठीक है, हमने क्या बोला, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो कंडक्टर की बात करें तो जो भी मेटल्स होंगे, कंडक्टर बोले या फिर हम लोग बात कर लेते हैं मेटल्स की, बेसिकली मेटल्स की, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो इसकी वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। जो रो की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, निगेटिव होती है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब की रेजिस्टिविटी माइनस में होती है, पावर वो भी रहती है, पावर जो होती है वो माइनस में रहती है, ठीक है। मतलब रेजिस्टिविटी काफी कम होती है, तभी इसमें करंट फ्लो हो पाता है, ठीक है। और इंसुलेटर की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए क्या होती है, वो ज्यादा होती है, पॉजिटिव में होती है। और सेमी कंडक्टर्स की नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में होती है, मतलब इन दोनों के बीच में एक रेंज में इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो पाई जाती है। आप लोगों ने नाइक्रोम वायर का तो सुना होगा नाम, ठीक है। तो नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा होती है। उसमें अगर हम लोग करंट पास कराते हैं तो वो करंट वो हीट में डेवलप कर देता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने हीटर देखा होगा, प्रेस देखा होगा, उसमें जब करंट पास कराते हैं हम लोग, प्लग लगाते हैं और करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि जो वायर होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी जब बहुत ज्यादा होगी तो जो करंट आ रहा है उसको वो हीट में डेवलप कर देता है, ठीक है। यही रीजन है वहां पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी हाई होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वहां पर करंट कम हो जाता है, करंट कम होने से वो हीट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट कि रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। और मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है नेगेटिव होती है। और इंसुलेटर की बात करें हम लोग, कंडक्टर की बात करें तो नेगेटिव में होती है, और इंसुलेटर के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है। सेमी कंडक्टर की नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होती है रेजिस्टिविटी। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस समझ में आ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो ऑब्स्टिकल बनता है इलेक्ट्रिक करंट की पाथ पे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कंबाइन कैसे कर सकते हैं, तो दो तरीका होता है, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। दोनों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरीके से दोनों में वेरिएशन होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं या फिर रजिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर। तो कॉम्बिनेशन हमने क्या हो गया, दो टाइप्स का हो सकता है, एक होता है सीरीज, एक हो सकता है पैरेलल में। कैसा हो सकता है, सीरीज में होगा या तो पैरेलल में कनेक्शन होगा। कैसा होगा, सीरीज में होगा या तो पैरेलल में कनेक्शन होगा। देखो सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन। एक रजिस्टर लगा है, ठीक है, ये एक रजिस्टर है, ये लगा हुआ है, इसके बगल में क्या लगा दिया, दूसरे का। देखो इसका इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल ये फाइनल पॉइंट है रजिस्टर का, ठीक है। एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है, इस तरीके से दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एंड टू एंड कनेक्शन हुआ, अगला फिर रेजिस्टेंस यहां पर ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से अगर कनेक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन, ठीक है। कैसा होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, ऐसा यहां पे हम बोल सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। बाकी डायग्राम देके समझ में आ जाएगा। एंड टू एंड कनेक्शन अगर हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, ठीक है, सीरीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो एक हम डायग्राम बनाते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ कह रहे हैं हम, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे देखने को मिल रहा है, मतलब ये सीरीज है। तो रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा, R1 दे दो, इसका नाम दे देते हैं R2 और इसका नाम दे देते हैं R3, ठीक है। पहले इसका डेरिवेशन चेक करेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो सीरीज की बात करें हम लोग, थोड़ा सा पहले इसमें पॉइंट समझ लेते हैं। तो सीरीज के केस में क्या होता है, जो हमारा करंट होता है, हर एक रजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बहुत ज्यादा काम देने वाला है। सीरीज के केस में हर एक रजिस्टर के अलोंग, हर एक रजिस्टर या रेजिस्टेंस के अलोंग जो करंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। जो करंट होता है वो कैसा होता है, वो सेम होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस
वो अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब कि अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, किसकी अगर हम लोग बात करें, सीरीज कनेक्शन की बात करें, तो हमने क्या बोला है, इंड टू एंड कनेक्शन होता है। R1 R2 और R3 इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। जो करंट होता है वो कैसा होता है, सेम होता है हर एक रजिस्टर के अलोंग, और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर का क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक अलग अलग होता है हर एक रजिस्टर का। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बोलते हैं ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लो एक बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, तो मान लेते हैं V, इसके पास पोटेंशियल मान लेते हैं इसके पास V1 है, इसके पास V2 है, इसके पास V3 है, और जो करंट होगा इसके पास क्या होगा, I, इसके पास भी I करंट होगा, इसके पास भी I होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, करंट I जो करंट है वो कैसा है, वो सेम है। ठीक है, हर एक रजिस्टर के अलोंग करंट सेम है। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो जाएगा। हम लोग पढ़ रखे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, ये पढ़ रखे हम लोग, तो यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये V टोटल पूरी सर्किट का है। इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 हो जाएगा। यहां से चाहो तो हम लोग I को कॉमन ले सकते हैं। I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स कितना हो जाएगा, I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा हो जाएगा। I से I कैंसिल आउट, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन के आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, समझो। ठीक है, ध्यान समझना इस चीज को। R इक्विवेलेंट इक्वल कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3, इस तरीके से रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इनका सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो इस तरीके से, ठीक है, एक के बाद एक लगे हुए थे, उसका क्या हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है किसका फॉर्मूला, सीरीज में। मान लो ढेर सारे रेजिस्टेंस लगे हुए तो सिंपल है, और ऐड करने तो आता है ना, बस तब क्या दिक्कत है, सबको जोड़ते चले जाओ। R3 हो गया, मतलब सम करते हुए Rn तक पहुंच जाओ, जितने भी रजिस्टर लगे होंगे। ठीक है, ये हो गया R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, अगर सीरीज में कनेक्शन है तो सीरीज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, सीरीज के केस में करंट जो होता है वो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए हमने लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इंटू आर, कहां से लगाया हमने, V इक्वल्स टू I इंटू आर से लगाया। I कॉमन था, I से I कट गया, तो R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सीरीज का। अभी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो पैरेलल भी कर लेते हैं यहीं पे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने होंगे सबका ऐसे सम करते हुए चले जाना है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो पैरेलल में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये एक हमारा रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है। ठीक है, इस तरीके से अगर रहेगा, और इनका इनका जो करंट होगा वो दोनों में अलग अलग होगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। सर्किट ऐसे जुड़े होंगे, यहाँ पे ये आपस में जुड़े होंगे। ऐसा अगर कभी देखने को मिलता है पैरेलली, तो वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। चलो बना करके दिखा देते हैं कैसे होगा। इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम देख लो, ये हो गया, देखो रेजिस्टेंस R1, ये R2, दो ही रेजिस्टेंस लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, तो मान लेते हैं एक वोल्टेज बैटरी के अलावा करंट है। ठीक है, बैटरी जिसका वोल्टेज V है, ऐसे करंट है यहाँ पर, इसका वोल्टेज V है, ये प्लस है हमारा, ये माइनस है, ये रेजिस्टेंस R1 है और ये हमारा रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ होगा ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ से पॉजिटिव से करंट निकलेगा I, ऊपर की तरफ जाएगा I, इस तरीके से यहाँ पर जाएगा I। ठीक है, यहाँ पर क्या चला जाएगा I1, और यहाँ पर क्या जाएगा I2 जाएगा। दोनों में करंट क्या होगा, इन केस ऑफ पैरेलल अलग अलग जाएगा। इसके पास जाएगा I1, इसके पास क्या जाएगा करंट I2, फिर वापस इससे क्या होगा, I1 गया तो I1 आ जाएगा वापस, इससे I2, फिर मिलकर के I करंट वापस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ समझ में आया, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा, तो मतलब जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पर करंट सेम था तो यहाँ पर करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, करंट कैसा होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिख दे रहे, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। पीडी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होता है, किसके केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब जरा समझते हैं, यहां पर अगर हम करंट की बात करें, I टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, क्योंकि हमने दो लिया है, यहां से I आया था, कहां गया, ऊपर I1 गया और नीचे की तरफ I2 गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, I इंटू आर, तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, V बाई आर, क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो यहाँ पे I की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, V बाई आर इक्विवेलेंट, और I1 की जगह क्या लिखेंगे, V बाई R1, यहाँ पे V बाई R2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से चाहो तो कॉमन ले लो,
V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, V कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। V से V कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से फॉर्मूला बन के आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखो फॉर्मूला कितना आसानी से बन के आ गया। यहां पर क्या था, सबको सम करना था, यहां पर क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल आ गया। क्या आ गया, इसका रेसिप्रोकल आ गया, जस्ट इसका उल्टा आ गया। ठीक है, एक दो ट्रिक भी यहाँ पे हम बता देते हैं किस तरीके से वर्क करेगा ये, जिससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जरा यहाँ पर समझते हैं। ये तो समझ में आ गया अच्छे से सीरीज में, पैरेलल में एक दो तरीका और बताते हैं किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इन केस ऑफ पैरेलल हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो किसी इस तरीके से हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा R1 या R2। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया है हमारा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला बन के आया। ठीक है, क्या आ गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगेंगे, फिर वही दिमाग लगा देना। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मीन सबको ऐसे जोड़ते हुए चले जाना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। अगर जैसे यहाँ पे केस जैसे अगर दो रजिस्टर, ठीक है, दो रजिस्टर पैरेलली कनेक्ट है वहां पर, तो एक बहुत सॉलिड सा फॉर्मूला लिख लो, वो उससे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चाहो तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखना चाहे तो कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बेस्ट मेथड रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के, फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे, तो दो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा केस मिलता है। ठीक है, तो वहां पर डायरेक्टली ऐसे कर दोगे, तुरंत हमारा क्या आएगा, निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग इसी में सीखते हैं किस तरीके से अगर सीरीज में आ गया और पैरेलल में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो वो भी अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सीरीज के लिए सीखेंगे, फिर पैरेलल के लिए, और फिर उसके बाद एक और तरीका रहेगा जिसमें दोनों को कंबाइन करके सीखेंगे। ठीक है, कंबाइन करके सीखेंगे, सीरीज और पैरेलल अगर एक साथ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से मान लो सर्किट बनी हुई है, यहाँ पे हमारा ए है। ठीक है, ए टर्मिनल हमारा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ इस तरीके से। एक ही क्वेश्चन चाहिए सीरीज के लिए, ज्यादा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये है 2 ओम का, 2 ओम का, ये भी 2 ओम का है, ये हमारा है 3 ओम का। तो अगर पूछते R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो देखने में ही लग रहा है सब सीरीज में, मतलब एक के बाद एक लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगे हुए, मतलब सब सीरीज का कनेक्शन है। सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस 4 है ना, R3 प्लस R4। ठीक है, तो ऐड कर दो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 ओम। कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करने पर, ए से बी टर्मिनल के अलोंग रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग पैरेलल का भी। ठीक है, पहले के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो इस तरीके से कोई केस है, यहां पर एक टर्मिनल पॉइंट ए है और यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, ये पॉइंट बी है, ये मान लेते हैं हमारा 6 ओम का है और ये हमारा है 3 ओम का। अगर अब हम कहते हैं R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, बहुत बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बोले R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो या तो यहाँ पर हम दूसरा तरीका जो बताया था कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल लगा तो वो लगाओ, या तो फिर जैसे हमने सिखाया तो वैसे करो। मान लो एक बार ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके देखते हैं, देखना दोनों से आंसर सही आएगा, बस इसमें समय ज्यादा लगेगा और जो हमने फॉर्मूला बताया था शॉर्ट ट्रिक उससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 2 हो जाएगा, कितना आ गया 3/6 आ गया। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया 3/6, करके कितना हो गया 1/2। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ गया 2 के बराबर आ गया। देखो कितना समय लगेगा इसको करने में, लेकिन आंसर कितना आएगा 2 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा 2 ओम। अब देखो जो हमने बताया था उस मेथड से सॉल्व करते हैं। वो क्या बताया था, R इक्विवेलेंट इक्वल्स क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस मेथड से यूज करते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9, 9 2 जा 18, आंसर आ गया। देखो
कितना आ गया आंसर 2 ओम आ गया। यहां से भी करने पर 2 ओम आ रहा था, यहां से भी 2 ओम आ रहा, ठीक है। हमने चेक करने के लिए वैसे दिखा दिया कि चाहे तो इससे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे आगे कि किस तरीके से अगर सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइंड फॉर्म में हुए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, करंट सॉल्व करना, वोल्टेज सॉल्व करना, वो भी सीखेंगे। हाँ ठीक है, टॉपिक ये रहने देते कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते, मान लो ऐसा कोई केस बन गया हमको, जितना अच्छे से बॉर्डर बना सकते बना दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे इसका सॉल्व होगा। ये ऐसे कनेक्ट है, मान लेते हैं एक टर्मिनल यहां पर ए ले लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं हम लोग बी, ठीक है। अब यहां पे दे लो, मान लेते हैं रेजिस्टेंस हमने यहां पे ले लिया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया हमारा 5 ओम, ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 4 ओम, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया। अब क्या करना क्या है, आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है, कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है, यहां पर कितना आएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कैसे हैं, देखो इस तरीके से ना, जैसे हमने बताया था ऐसे आपस में इंड टू इंड कनेक्शन, ऐसे इंड टू इंड कनेक्शन है आपस में। अगर इंड टू इंड कनेक्शन है तो क्या होगा, सीरीज होगा, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज हो जाएंगे। तो सिंपल है, यही सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कंबाइन होकर कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये कितना आ गया 7 ओम, ये कितना आएगा 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 10 ओम हो गया इतना, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। जैसे इनको हम पैरेलल सॉल्व करेंगे ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं आर इक्विवेलेंट का, 10 × 7 अपॉन ये कर देना 10 + 7, तो कितना हो जाएगा, ये 70/7 हो जाएगा। कितना आ गया 70/7, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 7 10 सॉरी 17 आएगा ना यहाँ पर, एक सेकेंड, यहां पर 17 आ गया, तो कितना आ गया, ये 7/70 आ गया। कितना आ गया 7/70 आ गया। अब इसको ऐसे रहने दो। अब यहां पर करना क्या, इसके साथ ही सीरीज में हो जाएगा। इसको चाहो तो हम ऐसे अब लिख सकते हैं, ठीक है, इसको चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कितना आ गया 70/70, ठीक है, 70/17 आ गया। दोनों को ऐड कर दो तो वहां हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 + 70/17 हो गया। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना होगा, ठीक है। तो चाहो तो इसको सॉल्व कर लो या फिर हम यहाँ पे छोड़ दे, इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चलो सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। तो 17 3 से कितना होता है 51 होता है, यहां पर रख दो 51 और प्लस 70 अपॉन कितना हो जाएगा 17, ठीक है। इसके आगे फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 121 अपॉन कितना हो गया 17, ऐड करने पर ये आएगा, ठीक है, 121/17 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि आएगा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 121/17 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो और सॉल्व करके उसको डेसिमल में भी ला सकते हैं। इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रेजिस्टेंस पर बेस्ड होगा, और आगे अपने कंटिन्यूअस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।